ओके, हेलो एवरीवन। तो आज अपन जो बीपीएससी का जो 2017 का वैकेंसी था उसका पेपर चार्ट जो है पेपर 4 वो डिस्कस करने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग। ओके, तो ये वैकेंसी था 2017 का जिसका एग्जाम हुआ था 2019 में 02/2017। तो एग्जाम हुआ था आपका 2019 में, जो प्री एग्जाम हुआ था उसका उसमें जो पेपर 4 था आपका, पेपर 4 मेंस में जो पेपर 4 था उसका जो है अपन सिविल इंजीनियरिंग पार्ट जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आया था और अपन जो है डिटेल में हम एक एक क्वेश्चन को अपन देखते हुए चलेंगे। चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन है। सब्जेक्ट भी मैं बताते हुए चलूंगा। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। द बेंडिंग मोमेंट ऑफ ए कैंटिलीवर बीम, तो आपको कैंटिलीवर बीम बना लीजिए। सपोज दिस इज अ कैंटिलीवर बीम, राइट। बीम ऑफ लेंथ एल, जिसका लेंथ जो है एल है, ओके, एंड कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ। इस कैंटिलीवर बीम पे क्या लग रहा है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, ओके, जिसका इंटेंसिटी है डब्ल्यू, डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर एज्यूम कर लीजिए। ठीक है। एट द फिक्स्ड एंड जो है आपका यहाँ पे निकालना है, एट द फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट कितना डेवलप होगा? एट द फिक्स्ड एंड बेंडिंग मोमेंट विल बी, ठीक है। जो फिक्स्ड एंड है, जैसे ये ए है और ये बी है, तो ए पे जो है आपका बेंडिंग मोमेंट कितना डेवलप होगा वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे कर कैलकुलेट कीजिएगा? बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मच टोटल लोड इज एक्टिंग। तो टोटल लोड निकालना, तो ये हो गया लोड इंटेंसिटी, और ये लोड इंटेंसिटी इंटायर लेंथ में लग रहा है। तो लोड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द लेंथ, दिस इज योर लोड। ओके, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई। अब जो है इसको मल्टीप्लाई करना है तुमको लीवर आर्म से। तो लीवर आर्म, इसको एज्यूम करो जो ये जो टोटल लोड है ये कहां पे लग रहा है? सेंटर लाइन पे लग रहा है, क्योंकि यूनिफॉर्मली है। तो यहां से ये डिस्टेंस बन गया L/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? WL² 2। तो किसके अबाउट मोमेंट निकाले हम? बी के ए के अबाउट। किसके अबाउट मोमेंट निकाले? ए के अबाउट, क्योंकि फिक्स्ड एंड के अबाउट बेंडिंग मोमेंट पूछा था अपने से। ठीक है। तो कितना आ गया? WL² 2। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करता है। सो डी इज योर करेक्ट आंसर। ये यदि क्वेश्चन, यदि किसी को ये पूरा पता भी नहीं है प्रोसेस, यदि तुमको ये प्रोसेस नहीं पता ये कैसे कैसे कैलकुलेट करना, यदि लॉजिकल माइंड है तो ऑप्शन से भी देख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि कभी भी मोमेंट का यूनिट क्या होगा? मोमेंट का, बेंडिंग मोमेंट का या मोमेंट का यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हमेशा क्या होगा? न्यूटन फोर्स इंटू लेंथ वाला यूनिट ही आएगा, है कि नहीं? फोर्स इंटू लेंथ वाला यूनिट ही आएगा। ओके। तो यहां पे देखो किसी का भी फोर्स इंटू लेंथ में यूनिट है क्या? जैसे डब्ल्यू का यूनिट हो गया किलो न्यूटन पर मीटर, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर, तो ये फाइनल यूनिट बन के क्या आ गया? किलो न्यूटन। ये तो मोमेंट का यूनिट ही नहीं है, तो ये गलत। उसी तरह से यहां पे भी यूनिट जो बन के आ रहा है किलो न्यूटन, ये भी गलत। यहां पे भी किलो न्यूटन, ये भी गलत। इसका यदि यूनिट चेक करोगे, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, डब्ल्यू का यूनिट, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ गया? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस का यूनिट आ रहा है, तो दैट इज नथिंग बट द मोमेंट। तो ये ऑप्शन इस तरह से दिया गया था, यदि तुमको ये कैलकुलेशन नहीं भी करना था, लॉजिकली भी थोड़ा लगाओगे, तब भी जो है तुमको पता चल जाएगा डी जो है इसका सही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा सर्वे से क्वेश्चन है, सर्वेइंग से क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन से ही क्वेश्चन है। लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल, जब कोई भी एरिया का जब सर्वे करना है, सपोज कि जो करो तुम्हारे पास ये एरिया है, इसका सर्वे करना है, तो सबसे पहले इसमें जो है हम मेन स्टेशन पॉइंट फिक्स करते हैं, जिससे कि ये पूरा एरिया कवर हो जाए। ठीक है। तो सपोज करो जो हमने मेन स्टेशन पॉइंट एक यहाँ पे लिया, ठीक है, स्टेशन पॉइंट फिक्स कर लो।
बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये हो गया मेन स्टेशन पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है। तो ये स्टेशन पॉइंट जो इसके जो है बॉर्डर पे हमने 4 मेन स्टेशन पॉइंट फिक्स कर लिया, ओके, ए बी सी डी, ठीक है। अब जो है इसमें कुछ कुछ लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो है बेस लाइन क्या होता है। देखो बेस लाइन क्या होता है, बेस लाइन जो है इसमें से लॉन्गेस्ट लाइन होता है। लॉन्गेस्ट लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो, जब डायगनली कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो वही इसमें लॉन्गेस्ट लाइन होगा, ठीक है। तो ये जो है सपोज ए से सी को हमने ज्वाइन किया, तो ये हो गया तुम्हारा बेस लाइन। क्या हो गया ये, बेस लाइन, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट लाइन, जो ये है ये हो गया तुम्हारा बेस लाइन, ठीक है। बेस लाइन क्या होता है, लॉन्गेस्ट लाइन होता है, ठीक है। जो और एक तो ये लॉन्गेस्ट लाइन होता है, एक तरह से बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो ये जो पूरा जो एरिया बना है उसको दो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो बेस लाइन है इट डिवाइड्स approximately into two equal parts, right, ठीक है। अब जो है इसके अलावा जो हम इसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि चलो दूसरा लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूं मैं। जैसे कि सपोज करो चेक लाइन। चेक लाइन क्या होता है, कोई भी एपेक्स से, किसी एपेक्स से, एपेक्स मतलब ये जो ट्राइंगल अब देख रहा होगा तुमको, दो ट्राइंगल देख रहा होगा, एक ये ए बी सी, दूसरा दिख रहा होगा ए डी सी या ए सी डी। तो दो ट्राइंगल दिख रहा है। किसी भी ट्राइंगल के एपेक्स से यदि कोई भी लाइन आके यहाँ पे मिलाए बेस लाइन पे, ठीक है, तो एपेक्स से लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करके मिला दिया, तो पहले तो ये जो स्टेशन बना, सपोज लेट अस से S1, जहां पे ये मीट कर रहा है, तो S1 को हम सब्सिडरी स्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्सिडरी स्टेशन। जो ए बी सी डी था तुम्हारा, ए बी सी डी, ये था मेन स्टेशन। क्या था, मेन स्टेशन, राइट। बाकी इसके अलावा जितने भी स्टेशन पॉइंट होगा दैट इज योर सब्सिडरी स्टेशन। जो भी S1 S2 जो भी आएगा दैट इज योर सब्सिडरी, ठीक है। तो यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया 20 से S1, बी S1, इसको बोलते हैं चेक लाइन। क्या बोलते हैं इसको, चेक लाइन, चेक लाइन। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस होता है जो भी यदि इस सर्वे एरिया के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन है, सपोज यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसका एक्यूरेसी मेजर करता है। मतलब ये जो सर्वेइंग कर रहे हो इस एरिया का, उसका एक्यूरेसी मेजर करने के लिए हम चेक लाइन का यूज करते हैं, ओके। समझ आ रहा है चीजों को। तो चेक लाइन का पर्पस क्या होता है, टू मेजर द एक्यूरेसी, ओके फाइन। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या तुमको, ए लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स, ए लाइन ज्वाइनिंग द एपेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एपेक्स, ठीक है, हम फिक्स्ड पॉइंट, ये एक सब्सिडरी पॉइंट था S1, इसको ज्वाइन किया ऑन द अपोजिट साइड इज कॉल्ड ए, तो उसको क्या बोलते हैं, चेक लाइन। क्लियर हो गया, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो एपेक्स से यदि कोई भी लाइन हम ड्रॉ करें और वो कहीं भी आके स्टेशन, सब्सिडरी स्टेशन पे वो मीट कर रहा है, दैट लाइन इज योर चेक लाइन। इसके अलावा होता है टाई लाइन। टाई लाइन क्या होता है, अब जो भी मेन स्टेशन से वो स्टार्ट नहीं होगा। टाई लाइन जो है, ये जो बॉर्डर है ए से बी, यदि बीच में कहीं से भी स्टार्ट हुआ, यहां से लेके यहां पे आ गया, यहां से सपोज करो ये लाइन, ठीक है, ये एक S2 है, ये S3 है, तो इसको बोलेंगे हम टाई लाइन। क्या बोलेंगे, टाई लाइन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो है तुम्हारा ये भी तुम्हारा सर्वे इक्विपमेंट सही है, सर्वेइंग इक्विपमेंट, ठीक है। ये सब जो है क्वेश्चन ना तुमको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे एग्जाम में दिखता है ये क्वेश्चन, ठीक है। द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल ग्लास,
एन इंडेक्स ग्लास इन ए ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर जो हम सर्वेइंग में यूज करते हैं, उसका जो है होरिजन ग्लास एंड इंडेक्स ग्लास के बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री का होता है। ठीक है, तो बीच का जो एंगल होता है ये होता है 45 डिग्री का। ठीक है, होरिजन ग्लास एंड इंडेक्स ग्लास के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 45 डिग्री का। एक्चुअली में ये जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है वो करता क्या है, ऑप्टिकल स्क्वायर से यदि तुम देखोगे तो तुम्हारा सपोज लाइन ऑफ साइट ऐसे जा रहा है, तो ये जो 90 डिग्री से ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। कितना डिग्री से, 90 डिग्री से। तो ऑब्जेक्ट यहां पे यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसको तुम देख पाओगे। ठीक है, 90 डिग्री से। तो इसके लिए जो ग्लास का यूज करता है उसका अलाइनमेंट इस तरह से जाता है, जो ओरिजिन ग्लास एंड इंडेक्स ग्लास जो यूज होता है उसका अलाइनमेंट इस तरह से जाता है जिससे कि उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व। ये भी तुम्हारा सर्वे से ही क्वेश्चन है। ठीक है, एन इमेजिनरी लाइन टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द लेवल। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब, जो लेवल ट्यूब होता है उसके बारे में बात किया जाता है। तो लेवल ट्यूब में यदि हम बात करें कोई भी इमेजिनरी लाइन जो है टेंजेंशियल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व, जो लेवल ट्यूब का लॉन्गिट्यूडिनल कर्व है, लेवल ट्यूब सबने देखा होगा। ठीक है, जिसके अंदर बबल जो है मूव करता है। ओके, तो टेंजेंशियल टू द सेंटर ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ द लेवल ट्यूब। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगेन ये भी क्वेश्चन तुम्हारा सर्वे से ही है, राइट। तो सर्वे से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर 4 में। ठीक है, देखो, इन ऑर्डर टू मेजर अ हॉरिजॉन्टल एंगल मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर, अ मेथड ऑफ, कौन सा मेथड यूज करते हैं, यहां पे बोल रहा है जो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है एक्यूरेटली, यदि हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है तुमको, सपोज दो ऑब्जेक्ट है, सपोज ए एंड बी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंगल मेजर कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है, ये ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लो, थीटा 1 एक बार, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। ठीक है, फिर इन सब का अर्थमेटिक मीन ले लो। क्या कर लो, अर्थमेटिक मीन ले लो, मतलब एवरेज। तो एक्यूरेसी जो है तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको, तो इसमें क्या बोलते हैं, रिपीटेशन मेथड। ठीक है, रिपीट करो, एक बार मेजर किया फिर दोबारा तिबारा चौबारा मेजर करो, उसका अर्थमेटिक मीन ले लो, तो उससे एक्यूरेसी जो है बढ़ जाता है। तो इसको में क्या, कौन सा मेथड बोलते हैं, रिपीटेशन मेथड। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलिमेशन मेथड इज यूज्ड फॉर, जो कॉलिमेशन मेथड होता है वो कहां पे यूज होता है, कॉलिमेशन मेथड जो तुम्हारा प्रोफाइल लेबलिंग में यूज होता है। प्रोफाइल लेबलिंग में क्या होता है, कॉलिमेशन मेथड का यूज होता है। ठीक है, सर्वे में ये पढ़े होंगे। नो, अब क्वेश्चन आ गया तुम्हारा सीपीएम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, बोल सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से, जिस सीपीएम पार्ट से। तो ये पूछा अब बार चार्ट, बार चार्ट को और क्या बोलते हैं, बार चार्ट को गैंट चार्ट भी बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो जो बार चार्ट होता है वो किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो बार चार्ट मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूं। सपोज तुम्हें स्लैब का कास्टिंग करना है, स्लैब कास्टिंग करना है, तो उसके लिए तुमको सारा जो भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होगा उसको तुम बार चार्ट में दिखाना चाहते हो, जिससे कि तुम्हारा जो है स्टेप जो है क्लियर रहे, कौन सा किस टाइम में होगा। तो जब बार चार्ट बनाते हैं तो नीचे जो होता है तुम्हारा ड्यूरेशन होता है या टाइम होता है, बोल सकते हो, और जो वाई एक्सिस में होता है वो एक्टिविटी होता है। क्या होता है, एक्टिविटी। ठीक है, अब सपोज तुमको जो है स्लैब कास्टिंग करना, तो सबसे पहले क्या करोगे, रेनफोर्समेंट जो है, ये सपोज रेनफोर्समेंट का हो गया।
सपोज करो ये जो तुम्हारा 5 डेज लगा, ठीक है। नाउ पैरेलली तुम क्या कर सकते हो, मटेरियल का जो सप्लाई ले सकते हो, जो मटेरियल जो है तुम्हारा जो है सैंड ये सब का सप्लाई ले सकते हो, सीमेंट मटेरियल सप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से हम जो सबका जो है ड्यूरेशन और जो भी एक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी वर्सेस ड्यूरेशन पे, जिसको हम बार चार्ट बोलते हैं, जिससे कि हमको उसके सारे एक्टिविटी को तुम जो है मॉनिटर इजिली कर सके। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, बार चार्ट इज ड्रॉन फॉर द टाइम वर्सेस एक्टिविटी। ओके, चलो नेक्स्ट है सीपीएम इज, सीपीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही है, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड। तो जो सीपीएम है वो क्या बेस्ड होता है, तो दो चीज पढ़ते होंगे प्रोजेक्ट, एक सीपीएम एक पर्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक पर्ट। तो सीपीएम जो है तुम डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। किस टाइप, डिटर्मिनिस्टिक मतलब एक बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग तो हजारों बन चुका है उससे पहले, ठीक है, तो तुमको सारा स्टेप जो है ऑलमोस्ट पता है, तो उस केस में तुम सीपीएम का यूज कर सकते हो, डिटर्मिनिस्टिक होता है ये, डिटर्मिनिस्टिक टाइप ऑफ वर्क यदि होगा, जो एक्टिविटी होगा वो डिटर्मिनिस्टिक होगा। बट ये जो पार्ट, जैसे कि कोई भी सैटेलाइट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई भी हम रॉकेट बना रहे हैं, तो वो एक तरह से प्रोबेबिलिस्टिक हो जाता है, या फिर वैक्सीन बना रहे हो, कोई वैक्सीन बना रहे हो, तो हमको पता नहीं है उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो बनेगा भी कि नहीं बनेगा, तो उसमें हम ये नहीं बता सकते इतना टाइम में बन जाएगा, ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिस्टिक होता है पार्ट, ठीक है। तो सीपीएम जो होता है ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड, ठीक है, कोई एक एक्टिविटी कितना दिन तक चलेगा ये पता रहता है सीपीएम में ऑलमोस्ट। बट जो है पर्ट जो होता है ये इवेंट ओरिएंटेड होता है, हम रिसर्च करना स्टार्ट कर दिए इवेंट, अब कितना टाइम तक चलेगा उसको नहीं पता है, उसमें क्या क्या स्टेप आएगा नहीं पता है, इसलिए पर्ट जो होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा सीपीएम इज ए एक्टिविटी ओरिएंटेड, ओके, ठीक है। चल नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्ट रिक्वायर्स। अब यहीं पे हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट एंड सीपीएम। अब जैसे सीपीएम जो था वो डिटर्मिनिस्टिक था, तो कोई भी एक्टिविटी का एक टाइम ऑफ कंप्लीशन हम दे सकते हैं, जैसे एनफोर्समेंट को बांधना है तुमको, तो हम बोल देंगे जो 2 दिन लगेगा, ठीक है, तो एक ही टाइम दोगे ना, तुमको पता है जो 2 दिन में एनफोर्समेंट जो पूरा पूरा कंप्लीट जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें सिंगल टाइम एस्टिमेट दिया जाता है, सिंगल टाइम एस्टिमेट, राइट। बट जो तुम्हारा पर्ट है क्योंकि ये प्रोबेबिलिस्टिक है, तो हम यहाँ पे एक टाइम एस्टिमेट नहीं दे सकते, जैसे वैक्सीन बनाना है, वैक्सीन बनाना था कोरोना का, तो ये नहीं बता सकते थे जो हमारा 1 महीना में बन जाएगा, 2 महीना में बन जाएगा या 5 दिन में बन जाएगा, ठीक है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाता है तुम्हारा। जहां पे भी प्रोबेबिलिटी आएगा तो वहां पे 3 टाइम एस्टिमेट लेते हैं, 3 टाइम एस्टिमेट, 3 टाइम एस्टिमेट है कि नहीं, 3 टाइम एस्टिमेट लेके कौन कौन सा लेते हैं ये बता देता हूं मैं तुमको। एक होता ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, तुम बोले जो नहीं नहीं हम 1 सप्ताह में वैक्सीन बना देंगे, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, तो ये 3 टाइम एस्टिमेट लिया जाता है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। ऑप्टिमिस्टिक को ये रिप्रेजेंट करना तो टी ओ, पेसिमिस्टिक टीपी, मोस्ट लाइकली टीएम, ठीक है। तो हम कोई भी जो एक्टिविटी होगा पर्ट में उसको 3 टाइम एस्टिमेट देंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम एंड मोस्ट लाइकली टाइम, ठीक है। और इन तीनों से हम एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, टी एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, वो क्या होगा, टी नॉट प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टीपी डिवाइडेड बाय 6। जो ये एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं, इस टाइम पे उस पार्ट बेस्ड प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी जो है ओनली 50% होता है, टी टाइम पे एक्टिविटी को कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 50%, ठीक है।
समझ आ रहा? तो वो टी टाइम है, एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में था क्या। यहाँ पे पार्ट रिक्वायर्ड्स, तो पार्ट में कितना टाइम एस्टिमेट रिक्वायर्ड होता है? 3। सो ट्रिपल टाइम एस्टिमेट, सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यहां तक कोई भी इस नहीं आ रहा होगा किसी को भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगेन जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सही है तुम्हारा क्वेश्चन। इन सीपीएम द कॉस्ट स्लोप इज डिटरमाइंड बाय, जो सीपीएम है कॉस्ट स्लोप, देखो जो कॉस्ट होता है ना कोई भी प्रोजेक्ट का, उसमें दो कॉस्ट होता है, एक डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो मोस्टली जो है डायरेक्ट कॉस्ट में हम चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि तुम्हारे पास स्लैब कास्टिंग करना, लेट अस अज्यूम स्लैब कास्टिंग करना है। ठीक है, तुमने टाइम एस्टिमेट लगाया जो स्लैब कास्टिंग करने में टोटल जो है हमें 5 डेज लगेगा सारा का सारा स्टेप कंप्लीट करने के लिए। तो जो स्लैब कास्टिंग है ना वो डायरेक्ट उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेप आएगा, एनफोर्समेंट आएगा, मटेरियल्स तुम कंक्रीटिंग कर रहे हो, फिर अलग अलग स्टेप आएगा। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसमें क्या इनकर्ड होगा? डायरेक्ट कॉस्ट का यदि बात करें तो लेबर जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। ठीक है, बाकी जो है मशीन जो यूज हो रहा है कास्टिंग के लिए वो डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। यदि तुमको कॉस्ट को कम करना है तो टाइम ज्यादा दे दो, यदि तुमको टाइम बहुत कम करना है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। तुमको लेबर ज्यादा चाहिए तुरंत, आज का आज ही तुमको कंप्लीट करना, तो नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ मशीन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट का, तो जनरली ऐसा आता है टाइम वर्सेस रिसोर्सेस। ठीक है, यदि तुम उतना टाइम में कंप्लीट करना चाहते हो, यह है तुम्हारा नॉर्मल टाइम, तुम्हारा कॉस्ट जो है, देखो कॉस्ट जो है यह नॉर्मल कॉस्ट। इफ यू वांट टू कंप्लीट इन टीएन, नॉर्मल टाइम ये है टीएन, तो तुमको कॉस्ट इतना लगेगा। अब यदि तुम चाहोगे जो नहीं इतना टाइम में नहीं और कम टाइम में हम अपने को कंप्लीट करना है, लेट अस सपोज करो ये तुमको टाइम को क्रैश करना है टीसी टाइम, तो तुम्हारा जो है कॉस्ट बढ़ जाएगा, सीसी क्रैश कॉस्ट। क्या होगा? कॉस्ट तुम्हारा बढ़ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है तुमको, कॉस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो इसी को जो है हम एक कॉस्ट स्लोप निकालते हैं, कॉस्ट स्लोप निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट स्लोप का? क्रैश टाइम, सॉरी क्रैश कॉस्ट, कॉस्ट स्लोप कैसे निकालते हैं अपन? क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ये हो गया तुम्हारा कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला। ओके, तो देखो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पे, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ओके, सो बी इज योर करेक्ट। समझ आ रहा होगा? ओके, तो बी जो है तुम्हारा सही है यहाँ पे, जो कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू, ये तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जिसको हम सीडी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सीडी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, राइट। तो सीडी का जो वैल्यू हम फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम पढ़ोगे, सीडी इक्वल टू सीसी इंटू सीबी, सीसी इंटू सीबी। सीसी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, राइट। एंड सीबी क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी।
ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को हम CD बोल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, तो आंसर ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखा जाए। ये भी तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। द लॉस ऑफ हेड एट इंट्रेंस इन ए पाइप इज, पाइप फ्लो में यदि पानी एंटर करेगा तो उसका जो हेड था उसमें कितना का लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस ऑफ हेड से ऑलमोस्ट सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉस ऑफ हेड जो टॉपिक है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पाइप फ्लो वाले चैप्टर में आता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप फ्लो वाले चैप्टर में, पाइप फ्लो। ठीक है, तो लॉस ऑफ हेड का जो है बता देता हूं मैं थोड़ा। लॉस ऑफ हेड इससे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते कौन कौन सा लॉस ऑफ हेड होता है, उसका फॉर्मूला क्या है। पहले देख लो, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, सडन एक्सपेंशन, जैसे कि सपोज करो ये पाइप फ्लो हो रहा था, यहाँ पे सडनली उसका डायमीटर बढ़ गया। ठीक है, इधर से वाटर फ्लो हो रहा था, सडनली जो है डायमीटर बढ़ गया। तो तुमको पता होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 जो है A2 V2 ये। तो जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाता है, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ G, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ G। यदि सडन एक्सपेंशन ये का केस हो रहा है तो इतना आएगा हेड लॉस, या फिर एंट्रेंस, एट एंट्रेंस हेड लॉस विल बी। देखो जो एंट्रेंस पे हेड लॉस होगा ना वो रिलेटेड यही है सडन एक्सपेंशन का, क्योंकि कोई भी नहीं एट एग्जिट, यहां पे करो एग्जिट में जो हेड लॉस होगा दैट इज नथिंग बट योर एट एग्जिट। मतलब कि सपोज तुम्हारा ये पाइप फ्लो हो रहा था, सडनली जो है एग्जिट करना, यहाँ पे एग्जिट, पाइप फ्लो खत्म हो रहा है, तो यहां से वाटर फ्लो करते हुए आ रहा है। यहाँ पे यदि तुम एरिया एज्यूम करो, एरिया यदि इस वाले सेक्शन में एज्यूम करो, इनफाइनाइट एरिया है, क्या है, इनफाइनाइट एरिया है। जब एरिया इनफाइनाइट हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, राइट, समझ आ रहा है। तो एग्जिट पे, एट एग्जिट हेड लॉस कितना हो जाएगा, तो V2 यदि जीरो हो जाएगा तो V1 स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ G, V2 यदि जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ G। ठीक है, अब तीसरा केस देखो, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन पाइप। मतलब इसका ये है, जैसे कि ये फ्लो कर रहा था, सडनली जो पाइप का डायमीटर कम हो गया है। ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा था, सडनली पाइप का डायमीटर कम हो गया है। तो इस केस में जो हेड लॉस होने वाला है, हेड लॉस वो कितना होगा। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला था 1/cc कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन -1 होल स्क्वायर V2 स्क्वायर बाय 2G। जनरल फॉर्मूला ये होता है 1/cc -1 होल स्क्वायर V2 स्क्वायर बाय 2G। ठीक है, जब तुमको cc का वैल्यू दिया हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करना है, समझ पा रहे हो। जब तुमको cc का वैल्यू दिया हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करना है। बट यदि cc का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2G। जब तुमको cc का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो दिस फॉर्मूला इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.5 V2 स्क्वायर बाय 2G, याद रखना है। ठीक है, तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब वही यदि हम बोले एंट्रेंस लॉस, एंट्रेंस लॉस, एंट्रेंस लॉस का मतलब क्या हुआ, सडनली यहां पे पाइप है,
पानी जो है पहले तो ये इसमें एंटर कर रहा है, तो इससे पहले यदि देखोगे इस सेक्शन से पहले, एंट्रेंस से पहले उसको इनफाइनाइट एरिया है, मतलब सिमिलर टू दिस। और उसके बाद जो है एक पाइप का सर्टेन डिफाइंड डायमीटर आ गया, ठीक है। तो पहले जो इनफाइनाइट एरिया है तो वेलोसिटी इसका जीरो ही रहेगा ऑलमोस्ट, और जब इसमें एंटर किया है तो वेलोसिटी का एक वैल्यू आएगा। तो यही सेम टू सेम ये वाला कंडीशन बन रहा है, तो इसका भी 0.5 v2 स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, द लॉस ऑफ हेड एट द इंट्रेंस इन ए पाइपेज। तो इंट्रेंस का फॉर्मूला 0.5 v स्क्वायर बाय 2g, बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, ये भी तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स से ही है, एफएम। अब विस्कोसिटी पढ़ा ही होगा तुम लोग, विस्कोसिटी। तो यहाँ पे दो, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोल रहा है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए ऑयल। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ओके, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट में है, इसलिए स्टॉक लिखा हुआ। स्टॉक मतलब सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट नहीं, सीजीएस यूनिट, ठीक है। कुछ ऑफ ए ऑयल कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.95 एंड विस्कोसिटी इज, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी तुमसे पूछा है, राइट। उस ऑयल का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है जी, दैट इज गिवन टू यू 0.95, ठीक है। एंड जो डायनेमिक विस्कोसिटी है, डायनेमिक विस्कोसिटी वो तुमको दिया हुआ है 0.011 वाइज। ये भी तुम्हारा सीजीएस यूनिट होता है कि नहीं, ठीक है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी तुमको सीजीएस यूनिट में ही पूछा है, स्टोक्स, ये भी सीजीएस यूनिट होता है। तो कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है, यूनिट सेम यूनिट में पूछा है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता क्या, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे क्या है, ऑयल है, तो ठीक है। तो ऑयल का तुमको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ऑयल का क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको डेंसिटी कैसे निकालोगे ऑयल का, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर का डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो। वाटर का सीजीएस में क्या होता है, 1 ग्राम पर सीसी होता है, ठीक है। तो कितना आ गया ये 0.95 इंटू 1, दैट इज 0.95। पुट करो यहाँ पे 0.011 डिवाइडेड बाय 0.95, तो तुम्हारा जो आंसर यहां से निकल के आता है 0.0116, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारे 0.0116, देखो कहां पे है, ए इज योर करेक्ट आंसर। ए जो है तुम्हारा सही आंसर है, ठीक है। यहां तक हम, मेरे को लग रहा है किसी को कोई इशू नहीं आ रहा होगा। चलो देख लेते हैं। हाँ, ये तुम्हारा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ड्रैग एंड फोर्स वाला जो चैप्टर, ड्रैग एंड लिफ्ट वाला, उसका उस चैप्टर से है। व्हेन ए प्लेट इज हेल्ड इमर्ज एट एट सम एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सपोज करो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, इसमें जो है तुमने एक प्लेट जो है, लेटस से एक प्लेट जो है इमर्ज कर दिया, ये एक प्लेट है, एक प्लेट डाल दिया, ठीक है। एक प्लेट जो है इसमें मर्ज कर दिया, वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें इस प्लेट पे दो फोर्स एक्ट करेगा, एक ड्रैग फोर्स एंड एक लिफ्ट फोर्स। इस पे दो फोर्स एक्ट करेगा, एक ड्रैग एंड एक लिफ्ट। तो ड्रैग जो एक्ट करेगा इसको, इस फोर्स, इस प्लेट पे ड्रैग फोर्स जो है, ऐसे ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा है इस पे, प्लेट पे दिख रहा होगा ये, इस प्लेट पे जो ऐसे जो तुम्हारा ड्रैग फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और जो लिफ्ट फोर्स होगा इसके, ये लिफ्ट फोर्स एक्ट होता है, लिफ्ट
एंड ड्रैग। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। Whenever a plate is immersed in some angle with the direction of the flow of the liquid, it is subjected to some pressure, right? The component of this pressure at right angle to the direction of the flow, direction of the flow के right angle पे क्या दिया हुआ? At right angle to the direction of the flow, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो है राइट एंगल ऑफ द लिक्विड इज नॉन एज, तो राइट एंगल पे जो लगेगा उसको क्या बोलोगे? लेफ्ट। ठीक है, क्या लगेगा? लेफ्ट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, यहां पे आ जाओ, ये भी फ्लूइड मैकेनिक्स। द लॉस ऑफ हेड लॉस जो होता है ड्यू टू फ्रिक्शन। अब यहां पे कौन सा हेड लॉस पूछा? ड्यू टू फ्रिक्शन इन ए पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर इन विच अ विस्कस फ्लो इज टेकिंग प्लेस। कौन सा फ्लो हो रहा है? विस्कस फ्लो। तो जब भी पाइप में यदि लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसमें फ्रिक्शनल लॉस होता है। फ्रिक्शनल लॉस के कारण जो हेड लॉस होता है कितना होता है? फ्रिक्शनल लॉस यदि होगा तो तुम्हारा हेड लॉस का वैल्यू कितना आ जाता है? FL V स्क्वायर बाय 2GD। यदि तुम वेलोसिटी के टर्म में लिख रहे हो और यदि ये इसी को डिस्चार्ज में लिखोगे 8FL स्क्वायर बाय πGD। ठीक है, तो वेलोसिटी के टर्म में मैं लिख रहा हूं FL V स्क्वायर बाय 2GD। यहाँ पे जो F है यह है फ्रिक्शन फैक्टर, L लेंथ ऑफ पाइप, V क्या है? मीन वेलोसिटी, राइट। G पता है, D क्या है तुम्हारा? डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, यहां तक कोई इशू नहीं है। तो तो ये हो गया तुम्हारा जो फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन फैक्टर वो होता है तुम्हारा 64 डिवाइडेड बाय रिनॉल्ड्स नंबर। F क्या होता है? 64 डिवाइडेड बाय रिनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो जाएगा तुम्हारा। पूछा क्या है? यूनिफॉर्म डायमीटर इन विच अ विस्कस फ्लो इज टेकिंग प्लेस, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए, तो एच एल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है। तो एफ का जो वैल्यू होता है 64 बाय रिनॉल्ड्स नंबर होता है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी जो है करेक्ट है, 64 बाय आर एन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख। ये तो तुम्हारा थर्मो का क्वेश्चन हो गया। सिविल का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं केवल। ठीक है, बाकी जो दूसरे फैकल्टी जो है मैकेनिकल का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हाँ, ये तुम्हारा जो है क्वेश्चन अगेन सिविल का क्वेश्चन है, बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन तो पता ही है, रट्टा बेस्ड होता है। तुमको याद है तो सॉल्व होगा, नहीं तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड पोर्टलैंड सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड। यदि तुम मोटर बना रहे हो तो सीमेंट एंड सैंड का यूज करोगे। तो सीमेंट एंड सैंड का यदि यूज करोगे तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा है। तो यहाँ पे यदि पोर्टलैंड सीमेंट प्लस स्टैंडर्ड सैंड का यूज किया गया है, स्टैंडर्ड सैंड मोटर बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो 3 दिन एंड 3 डेज के बाद टेस्ट कर सकते हो या फिर 7 डेज के बाद टेस्ट कर सकते हो। तो 3 डेज के बाद यदि टेस्ट कर रहे हो तो दैट शुड बी ग्रेटर देन 11.5 11.5 मेगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना होना चाहिए? 11.5, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेगा यूनिट ये गड़बड़ किया। ओके, तो कितना होना चाहिए तुम्हारा? 11.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
मेगा न्यूटन नहीं है यहाँ पे, हाँ 11.5 एमपीए, एमपीए है ये, मेगा नहीं है, एमपीए होना चाहिए, मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और यदि 7 डेज है, इट शुड बी ग्रेटर देन तुम्हारा 17.5 होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, एमपीए, है कि नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये एज्यूम करना यहाँ पे मेगा न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मेगा एमपीए, हाँ ये एक ही चीज है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल होता है, ठीक है, एमपीए। ओके, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते। 27 हो गया तुम्हारा, 28 ये भी तुम्हारा बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन है, लाइम वाले चैप्टर से। कौन सा लाइम, लाइम में पूछा इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम के बारे में पूछा तुमसे। कौन सा, हाइड्रोलिक लाइम, हाइड्रोलिक लाइम। देखो लाइम जो है 3 टाइप का होता है, हाइड्रोलिक लाइम, फैट लाइम, व्हाइट लाइम एंड पुअर लाइम। तुमको पता होगा लाइम जो है कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को ही कैल्सिनेशन करके लाइम का डिफरेंट फॉर्म बनाया जाता है। तो लाइमस्टोन को यदि तुम, जो लाइमस्टोन है कैल्सिनेशन प्रोसेस से लाइम बनेगा। अब डिपेंड करता है जो ये लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन प्योरिटी कितना है, जो लाइमस्टोन है इसका प्योरिटी कितना है, प्योरिटी, उसके बेसिस पे ये डिफरेंट डिफरेंट लाइम बनता है, ठीक है। सपोज करो यदि प्योरिटी तुम्हारा, प्योरिटी 95% से ज्यादा है, इफ द प्योरिटी इज ग्रेटर देन 95%, प्योरिटी जो है तुम्हारा ग्रेटर देन 95% है, तब जो है तुम्हारा क्या बनेगा, फैट लाइम या फिर व्हाइट लाइम, राइट। यदि तुम्हारा वही प्योरिटी जो तुम्हारा 90 टू 92% है, 90 टू 92% तुम्हारा बनेगा हाइड्रोलिक लाइम। अब पुअर लाइम प्योरिटी बहुत ही कम हो जाएगा, तुम्हारा 70% के आसपास आ जाएगा, तो तुम्हारा बन जाएगा प्योर लाइम, अब पुअर लाइम। ओके, नाउ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा, ये पूछा इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ये डिफरेंट चीज है तुम्हारा, एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हाइड्रोलिक लाइम जो है उसी के सेम करेक्टर शो करता है, ठीक है। और इसका जो स्ट्रेंथ होता है, जो तुम्हारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है ओपीसी, उसके बराबर ही मतलब इसका कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन जो यदि बात करें तो केमिकल कंपोजिशन ओपीसी के बराबर ही होता है। जैसे लाइम जो है इसमें जो तुम्हारा क्ले जो है नियर टू तुम्हारा 20 to 25% रहता है। नेक्स्ट तुम्हारा सिलिका एंड एल्यूमिना जो है, एल्यूमिना 10 to 15% बोल सकते हो। सिलिका एंड एल्यूमिना जो है तुम्हारा इसमें तुम्हारा बोल सकते हो तुम 25 टू, सॉरी 25 to 30%, ठीक है, 25 to 30%। एंड जो क्ले है तुम्हारा 21 to 25%, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सिलिका एंड एल्यूमिना दोनों का कंबाइन पूछा है, तो दैट इज योर 25 to 30%, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सी जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 29 नंबर क्वेश्चन है ये तुम्हारा बल्किंग ऑफ सैंड, बिल्डिंग मटेरियल का ही है। जो बल्किंग ऑफ सैंड, सैंड का यदि हम कर्व बनाते हैं, ड्राई डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट एंड रोडी, तो ये इनके बीच में यदि तुम कर्व बनाओगे सैंड, सैंड के केस के लिए, तो ये कर्व कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो है तुम्हारा सैंड क्या है, ड्राई स्टेट में, सपोज करो यहाँ पे जो सैंड है ये ड्राई है, और इस स्टेज स्टेज में जहां पे मैक्सिमम डेंसिटी मिल रहा है ये वाले में,
यहाँ पे सैचुरेटेड हो जाता है ऑलमोस्ट, इस जोन में पूरा सैचुरेटेड रहता है। ओके, तो इसमें होता क्या है, जब तुम स्मॉल अमाउंट ऑफ पानी यदि ऐड कर रहे हो, मॉइस्चर ऐड कर रहे हो सैंड में, तो ड्यू टू सरफेस टेंशन जो है, उस सरफेस के ऊपर जो है एक एडजॉर्ब लेयर बनता है। यदि सैंड पार्टिकल है तो सरफेस टेंशन के कारण तुम बता सकते हो जो एक जो है उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या होगा, डेंसिटी जो है, डेंसिटी क्या होता है, मास में वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज को ही बल्किंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बल्किंग, बल्किंग ऑफ सैंड। तो इनिशियली यदि स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर यदि यूज ऐड कर रहे हैं सैंड में, तो उसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने के कारण जो है उसका डेंसिटी कम होता है। वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है उसी को हम बल्किंग ऑफ सैंड बोलते हैं। तो ये देखो जो सबसे कम डेंसिटी कहाँ है, यहाँ पे ये नियर टू 4 to 5% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होता है। यदि तुम 4 to 5% मॉइस्चर कंटेंट ऐड करोगे तो बल्किंग सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब वॉल्यूम सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ा इसलिए डेंसिटी सबसे कम है यहाँ पे। ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को। तो वही चीज पूछा, विद द इंक्रीज इन द मॉइस्चर कंटेंट बल्किंग ऑफ सैंड, तो कैसे कैसे जा रहा है कर्व देखो। फर्स्ट डिक्रीजेस टू ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू, पहले डिक्रीज हुआ बल्किंग ऑफ सैंड, मॉइस्चर कंटेंट, बल्किंग। देखो यहाँ पे बल्किंग के बारे में पूछा, ड्राई डेंसिटी के बारे में नहीं पूछा। ये क्वेश्चन को दो अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। यदि पूछता जो ड्राई डेंसिटी क्या हो रहा है, तो ड्राई डेंसिटी जो है पहले डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है फिर जाके इंक्रीज हो रहा है। बट पूछा बल्किंग क्या हो रहा है, बल्किंग ऑफ सैंड, मतलब वॉल्यूम के बारे में पूछ रहा है ये। तो पहले जो है बल्किंग जो है इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट बल्किंग इंक्रीजेस टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेस। पहले क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, और यदि वाटर ऐड करना स्टार्ट करोगे तो सरफेस टेंशन का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, पानी जो है वो बीच बीच में भरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो है फिर ड्राई डेंसिटी जो है तुम्हारा ज्यादा मिलेगा, या फिर बोल सकते हो बल्किंग जो है, बल्किंग जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। ये ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ पे यदि तुम्हारा ड्राई डेंसिटी पूछता ना तब डी आंसर होता। चल, ये 30th क्वेश्चन जो है तुम्हारा पेंट से क्वेश्चन है। ये तो बिल्कुल रट्टा, तुमको आता है तो करोगे, बहुत ही रेयरली कोई भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन को करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, इस जो भी पेंट से क्वेश्चन लास्ट जहां से भी मिलता है उसको कलेक्ट करो ऑब्जेक्टिव और उसको रिवाइज करो। बाकी चैप्टर पढ़ने से तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। कहाँ कहाँ से पढ़ोगे, नोट्स से पढ़ोगे, कहीं से भी पढ़ोगे, कुछ नया पूछ देगा। तो प्रीवियस से क्वेश्चन कलेक्ट करो, पेंट्स का जितना भी पूछा हुआ है उसको बस रिवाइज करो, बस वही है, और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो ब्रॉन्ज पेंट्स के बारे में पूछ रहा है, उसमें जो है व्हीकल क्या यूज होता है। ठीक है, तो इसमें जो है व्हीकल जो यूज होता है नाइट्रोसेल्यूलोज लेकर। ठीक है, नाइट्रोसेल्यूलोज लेकर जो है ये व्हीकल की तरह यूज होता है। ठीक है, व्हीकल क्या होता है, पेंट में ये यूज किया जाता है, जो कि जो पेंट का मॉलिक्यूल्स है उसको सस्पेंशन स्टेट में रखता है। ठीक है, सस्पेंशन स्टेट में रखता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तुम्हारा बिल्डिंग मटेरियल से क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन ए स्ट्रेचर कोर्स। स्ट्रेचर कोर्स कैसा होता है, तुम ब्रिक देखा होगा, तो ब्रिक कैसा दिखता है देखो, जो ईट होता है वो ऐसा ही होता है कुछ। तो इसमें जो सबसे लार्जेस्ट साइड है उसको स्ट्रेचर बोल सकते हो। दिस इज योर स्ट्रेचर, दिस इज हेड। ठीक है, हेडर। तो तुम यदि इस तरह से अलाइन करो जिससे कि सारे स्ट्रेचर ऐसे ऐसे है, यदि वॉल बना रहे हो, ओके,
जो जनरली नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक होता है, नॉमिनल साइज कितना होता है? नॉमिनल साइज 19 इंटू 9 इंटू 9 विद मोटर जो है, यदि बोला जाए विद मोटर 20 इंटू 10 इंटू 10, मतलब विद मोटर यदि बोले तो ये कितना होगा? 20, ये भी 20 है कि नहीं? 20। अब यदि ये हो गया स्ट्रेचर टाइप का बॉन्ड, इसमें सारे स्ट्रेचर है, ठीक है। अब यदि हेडर टाइप प्लेस करो तो हेडर में कैसे होगा? हेडर क्योंकि ये जो है 10 mm है, हेडर का कितना होगा? ये 10 विद मोटर, ठीक है। तो 10 10 10 10, तो यदि यहाँ पे वही पूछा द नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स, तो वर्टिकल जॉइंट्स इसमें कितना हो जाएगा? जितना यहाँ पे यदि 2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा वर्टिकल जॉइंट्स, ठीक है। समझ पा रहे हो चीजों को? नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इज x टाइम्स द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द हेडर, ठीक है। एक स्ट्रेचर यदि लोगे, ये है, इसमें यदि 2 हेडर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यदि ये x नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स इन स्ट्रेचर कोर्स, स्ट्रेचर कोर्स में नंबर ऑफ वर्टिकल जॉइंट्स है, यहाँ पे कितना है? सपोज 2 है, ठीक है। तो स्ट्रेचर में कितना हो जाएगा? 1/2। स्ट्रेचर में कोई भी जॉइंट जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कितना है? 2 पड़ रहा है। तो वर्टिकल जॉइंट्स जो है स्ट्रेचर में जितना पड़ रहा है, सपोज करो जो है स्ट्रेचर में वर्टिकल जॉइंट्स तुमको पी पी वर्टिकल जॉइंट्स स्ट्रेचर में पड़ रहा है, स्ट्रेचर में, ठीक है। तो हेडर में कितना पड़ेगा? ट्वाइस ऑफ पी, ठीक है। हेडर में कितना पड़ेगा? 2 टाइम्स ऑफ बी वर्टिकल जॉइंट्स। तो वही बोला कितना टाइम्स ज्यादा है स्ट्रेचर का जो है, कितना टाइम्स? तो 1/2 टाइम्स। हेडर को यदि 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा ना स्ट्रेचर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 31st का। नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारा सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। सॉइल मैकेनिक्स, द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन के बारे में पूछा। आइसोलेटेड फाउंडेशन, मैट या राफ्ट नहीं है, आइसोलेटेड ऑन ए क्लेई सॉइल। किस टाइप के सॉइल के लिए? क्लेई सॉइल। शुड बी लिमिटेड टू, कितना होना चाहिए? ये कोडल प्रोविजन है, ठीक है, कोडल प्रोविजन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा 65 मिलीमीटर। क्लेई सॉइल के लिए जो है आइसोलेटेड, क्लेई सॉइल के लिए 65 मिलीमीटर से कम होना चाहिए, और सैंडी सॉइल की बात करें तो 40, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेंपर। अगेन वही पेंट वाले चैप्टर्स है, बिल्डिंग मटेरियल का। ये सब क्वेश्चन जो है तुम कितना ही पढ़ लो, कुछ नया ही क्वेश्चन मिलेगा। तो बेटर वही है, प्रीवियस क्वेश्चन कलेक्ट करो, उसको रिवाइज करो, ठीक है। जितना बन सकता उतना, बाकियों से भी उतना ही बनेगा ऑलमोस्ट, तुम और ज्यादा ही बना के आओगे। तो नोट्स पढ़ने से ज्यादा फायदा होता है जो प्रीवियस क्वेश्चन इसका, ये सब चीजों का। तो 1 kg ऑफ डिस्टेंपर जो है, अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेंपर, तो जनरली जो है कितना, 500 से 700 ml वाटर यूज होता है। 500 से 700 ml। तो देखो 500 से 700 के बीच में बस एक ही है, 0.6 लीटर, ठीक है। ml के फॉर्म में बोला लीटर हो जाएगा 0.5 से 0.7 लीटर, तो 0.6 लीटर, ओके। व्हाट इज द यूज टू मेक पेंट ऑर्डरलेस। पेंट को यदि ऑर्डरलेस बनाना है, कोई भी उसमें स्मेल नहीं हो ठीक है,
ऑर्डरलेस बनाना, तो क्या चीज यूज किया जाता है? अगेन रट्टा याद रखना पड़ेगा तुमको। डी, पिलोवाई रेजिन जो है, पिलोवाई रेजिन, वो हम यदि पेंट में यूज कर दे तो ऑलमोस्ट जो है पेंट का जो स्मेल है वो चला जाता है। ठीक है, याद रख लेना ये, कभी किसी और क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है तुमको। ये तुम्हारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंट से है क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर? टर्बिडिटी जो है, टर्बिडिटी से है। ये पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट यूज्ड टू मेजर द टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो टर्बिडिटी जब मेजर करते हैं तो कौन कौन सा यूनिट आता है? जनरली जो है तुम पढ़ा होगा तो जेटीयू, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट, जेटीयू। एनटीयू पढ़ा होगा, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, एनटीयू। जो एनटीयू होता है, नेफेलोमेट्रिक मेथड जब यूज करते हैं टर्बिडिटी निकालने के लिए, नेफेलोमेट्रिक मेथड जब यूज करते हैं टर्बिडिटी निकालने के लिए, तो वहीं पे हम एक केमिकल का यूज करते हैं जिसको फॉर्मेजिन बोलते हैं, फॉर्मेजिन। ये केमिकल यूज करते हैं टर्बिडिटी कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसी से हम इसका एक और नेम बोल देते हैं, फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट, एफटीयू। यही चीज है, फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट। तो इतना तो समझ आ गया, जेटीयू, एनटीयू, एफटीयू का यूज होता है। ठीक है, तो बचा इसमें कौन सा? एटीयू। हटाओ इसको, ये यूज नहीं होता, नोट यूज पूछा था। एटीयू, बी जो है करेक्ट हो गया तुम्हारा। ठीक है, 37 नंबर का। ये क्वेश्चन तुम लेंदी है, कैलकुलेट करना 1 मार्क्स के लिए डिफिकल्ट एग्जाम है, बिना कैलकुलेटर का डिफिकल्ट है ये। ठीक है, बिना कैलकुलेटर का इसको तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, मुश्किल। ठीक है, ये भी तुम्हारा इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, और इसमें भी तुमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि वो डाटा नहीं दिया हुआ है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोला? ए सीवर पाइप, एक सीवर पाइप है कि नहीं? एक सीवर पाइप है, कंटेन 1 mm सैंड पार्टिकल। इस सीवर पाइप में जो है सैंड पार्टिकल भी है, सैंड पार्टिकल। इसका साइज कितना है? 1 मिलीमीटर। ठीक है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है सैंड पार्टिकल का? ये हो गया इसका डाया। ठीक है, तो डाया जो है तुम्हारा, डाया जो है 1 मिलीमीटर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है इसका 1 mm पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65, राइट। एंड 5 mm ऑर्गेनिक पार्टिकल। इसमें इस सीवर के थ्रू जो है, ये सीवर लाइन जो है, सैंड हो गया एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल भी है। इसका जो डाया है 5 मिलीमीटर का है। ठीक है, 5 मिलीमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका कितना है? ऑब्वियसली उससे कम होगा, 1.2। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग द सीवरेज इज। तो वेलोसिटी तुमको कितना रिक्वायर्ड होगा सीवर में? समझ आ रहा है? वेलोसिटी कितना रिक्वायर्ड होगा इसको क्लीन करने के लिए। ठीक है, उससे क्वेश्चन है तुमको। तो वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं, 8k/f g-1 इंटू जी टी। ठीक है, ये यूज हम करते हैं जनरली। ठीक है, तो यहां से तुम यदि कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 0.45 मीटर पर सेकेंड के आसपास आता है, 0.45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तुम्हारा बीओडी, इन्वायरमेंट का बीओडी वाले चैप्टर से है, इन्वायरमेंट अगेन। ठीक है, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो, कभी भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड नहीं होता है, ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, ये मिस्टेक मत कर देना, ये भी पूछा जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है ये, ऑक्सीजन डिमांड। एक्चुअली जो बैक्टीरिया होता है ना, उसको जो है ऑर्गेनिक मैटर चाहिए उसको फूड के टर्म में, एंड ऑक्सीजन। तो वो धीरे धीरे जो है ना वाटर से ऑक्सीजन जो है कम करते जाता है, तो बायोकेमिकल वो ऑक्सीजन कम होता चला जाता है। तो वही यहाँ पे पूछा है, एक सीवेज सैंपल लिया तुमने, पेज का लिया सीवेज सैंपल,
जब बीओडी कैलकुलेट लैब में किया होगा तो कैसे करते हो ये याद होगा, तब समझ आ जाएगा। एक सीवेज सैंपल लिया, इसको डाइल्यूट किया, इस सीवेज सैंपल को डाइल्यूट करते हैं हम। डाइल्यूट करते हैं तो एक डाइल्यूशन फैक्टर निकल के आता है वहां से, डाइल्यूशन फैक्टर। डाइल्यूशन फैक्टर होता क्या है, फाइनल वॉल्यूम तुम कितना बनाए और इनिशियल कितना सीवेज लिए थे। सीवेज कुछ अमाउंट में लिया होगा, उसको डाइल्यूट करके फाइनल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 2% सॉल्यूशन ऑफ सीवेज। 2% मतलब तुम फाइनल जो वो 100 बनाया है और 2% उसमें सीवेज है, ये हो गया डाइल्यूशन फैक्टर, दैट इज 50। ओके, अब इस सैंपल को लेके इंक्यूबेट किया, 5 दिन के लिए छोड़ दिया 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। क्योंकि सीवेज है तो उसमें बैक्टीरिया होगा, बैक्टीरिया होगा तो धीरे धीरे ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा तो उसमें ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी होना स्टार्ट होगा, मतलब जो सैचुरेटेड ऑक्सीजन होना चाहिए उससे वो कम हो जाएगा, मतलब उसमें एक डिमांड क्रिएट हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो एंड डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन वाज फाउंड। जो पहले ऑक्सीजन था, डिजोल्व ऑक्सीजन जो इनिशियल था, लेकिन अभी 5 दिन के बाद डिजोल्व ऑक्सीजन आफ्टर 5 डेज, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया कितना, 5 ppm, 5 पार्ट्स पर मिलियन, या 5 मिलीग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं। तो इनिशियल माइनस फाइनल जो है या 5 डेज है, 5 ppm आया। तो बीओडी क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड आफ्टर 5 डेज इक्वल टू डिजोल्व ऑक्सीजन इनिशियल माइनस डिजोल्व ऑक्सीजन फाइनल मल्टीप्लाई बाय डाइल्यूशन फैक्टर। तो ये था हमारा 5 इंटू डाइल्यूशन फैक्टर 50, 250 ppm। So answer will be your C is your correct answer। C जो है तुम्हारा सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है। द विथ इन्वायरमेंट से तुम्हारा द विथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीवर, सीवर का नेचर कैसा, रेक्टेंगुलर सीवर बोल ले लिया है ये। ओके, कैसा सीवर है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। विथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीवर इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स डेप्थ। सपोज डेप्थ इसका d है, विथ जो है ट्वाइस दैट ऑफ इट्स डेप्थ, ठीक है। विथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीवर इज ट्वाइस दैट ऑफ इट्स डेप्थ व्हाइल डिस्चार्जिंग। डिस्चार्ज कितना हो रहा है यहाँ से, 1.5। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक किया, डिस्चार्ज का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर क्यूब पर सेकेंड होना चाहिए, बट मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिस्टेक करता रहता है ऐसे ही, एक्चुअल में होना चाहिए मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। 1.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द विथ ऑफ द सीवर विल बी, यहाँ पे ये सिंपल तुम कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, डी इंटू ट्वाइस ऑफ डी। अब डिस्चार्ज तुमको दिया हुआ 1.5 भी, तो यहाँ से भी जो है तुम्हारा, अब इस क्वेश्चन में तुमको सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी दिया हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो तुमको एज्यूम करना पड़ेगा। जनरली जो हम एज्यूम करते हैं सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी 0.45 मीटर पर सेकेंड, ये तुमको एज्यूम किए बिना इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो भी यदि तुम 0.45 एज्यूम करोगे तो यहां से तुम डी का वैल्यू निकाल सकते हो। तो डी जो यहां से निकल के आ जाएगा तुम्हारा 1.36 आ जाएगा, ठीक है। डी जो तुम्हारा निकल के आएगा 1.36 मीटर। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी जो है करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 यदि देखो तो ये भी तुम्हारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, इससे इन्वायरमेंट से, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये। द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक, एक रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है तुम्हारा, लेंथ है तुम्हारा 24 मीटर। यदि लेंथ का बात करें, यदि सेटलिंग टैंक है, लेंथ है तुम्हारा 24 मीटर, ओके। एंड विथ जो है तुम्हारा कितना है, 6 मीटर, ठीक है। विथ है तुम्हारा 6 मीटर एंड हाइट जो है तुम्हारा, डेप्थ जो है वह 3 मीटर,
कितना है 3 मीटर। ओके, तो ये तुम्हारा एक सेटलिंग टैंक है, रेक्टेंगुलर सेटलिंग टैंक। तो इसमें जो कोई भी मटेरियल रहता है, डिटेंशन टाइम वो होता है जितना टाइम के लिए तुम जो भी सीवेज है या फिर रॉ वाटर है इसमें रख रहे हो, कितना टाइम के लिए यहां से एंटर किया, सपोज यहां से एंटर किया और फिर जो एग्जिट किया यहां से, तो इस पीरियड में वो पार्टिकल, सपोज जो पार्टिकल यहां से एंटर किया यहां से एग्जिट किया, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो वो कितना टाइम लगा, दैट टाइम इज नोन एज डिटेंशन टाइम। ठीक है, डिटेंशन टाइम सपोज कीजिए 2 आवर्स है, मतलब 2 घंटा लगता है यहां से एंटर करके और फिर इससे बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो वो हो गया डिटेंशन टाइम। द रेट ऑफ फ्लो, तो अब रेट ऑफ फ्लो कैसे क्या होगा, तो रेट ऑफ फ्लो निकालने के लिए क्यू निकालना है तुमको, तो क्यू इक्वल टू क्या होगा, v इंटू ए, वेलोसिटी इंटू एरिया। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी यदि बात करें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसको कितना टाइम लग रहा है और कितना लेंथ, 24 मीटर ट्रेवल करने के लिए उसको 2 घंटा लग रहा है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो 24 मीटर एज्यूम करना है, वेलोसिटी सेम रहना है पूरे, तो 24 मीटर ट्रेवल करने के लिए कितना लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, 2 घंटे मतलब इसको जो है 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना सेकेंड हो गया, है कि नहीं। तो वेलोसिटी तुमको पता चल गया 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3600, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 6 इंटू 3। तो यहां से तुमको डिस्चार्ज पता चल जाएगा, तो डिस्चार्ज का जो यहां से वैल्यू तुम्हारा आएगा, डिस्चार्ज का जो वैल्यू आएगा 216 आ जाता है, 216 क्यूबिक मीटर। डी जो है तुम्हारा करेक्ट है, डी क्या है तुम्हारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा सर्कुलर सॉलिड डिस्क, ये भी तुम्हारा सिविल का नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सिविल का क्वेश्चन है तुम्हारा 47। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉम का क्वेश्चन बोल सकते हो। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ एंड पॉइजन रेशियो ऑफ द कंटेनर मटेरियल इज 100 जीपीए एंड 0.3, ये क्वेश्चन जो है इसमें डाटा इनसफिशिएंट, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है इसमें एक पैरा है उसके बेस पे ये क्वेश्चन है, तो बीपीएससी जो वो पैरा पूरा दिया ही नहीं, क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही नहीं किया, उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो डाल दिया, तो ये क्वेश्चन जो इनसफिशिएंट डाटा है, इनसफिशिएंट डाटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा, हाँ, 2 बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये तुम्हारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है, इजी को, ये इजी क्वेश्चन है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। 2 बार है, सपोज करो ए एंड बी, 2 बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सेम साइज, ये एक बार है जिसका एरिया ए है, लेंथ एल है, और ये एक कोई मटेरियल है जिसका यंग्स मॉडुलस E1 है। ठीक है, बाकी सब भी μ1 है, मटेरियल डिफरेंट है। बी एक है जिसका भी एरिया वही है, सेम साइज है, क्या है, सेम साइज, तो मतलब एरिया और लेंथ सेम होगा, एंड मटेरियल डिफरेंट है, तो ये मटेरियल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाएगा, E2 है। इन दोनों पे क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स। इफ द बार हैव यूनिट इलोंगेशन इन द रेशियो ऑफ, अब इसमें यदि इलोंगेशन निकालो डेल्टा ए, क्या लिखोगे, PL/AE, इसमें यदि इलोंगेशन निकालो PL/AE2, दोनों का रेशियो तुमको दिया हुआ है, डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बी, ये यहां से यदि देखोगे तो क्या आ जाएगा, PL/AE1 डिवाइडेड बाय PL/AE2। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है तुम्हारा 2/5, तो यहाँ पे बचेगा क्या, देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो E2/E1 इक्वल टू 2/5, राइट, और E1/E2 इक्वल टू 5/2। तो दोनों मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस का रेशियो हो गया, या मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी का जो रेशियो है
मटेरियल 1 डिवाइडेड बाय मटेरियल 2, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेशियो कितना है 5/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है तुम्हारा करेक्ट आंसर है। 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये भी स्ट्रेन ऑफ मटेरियल का इलास्टिक कांस्टेंट सही है। द रेशियो ऑफ द बल्क मॉडुलस टू द यंग्स मॉडुलस फॉर ए पॉइजन रेशियो 0.25। ये पूछा है यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस, ठीक है, इन दोनों का रेशियो पूछा है। पॉइजन रेशियो दे दिया तुम्हारे कितना 0.25। तो तुमको पता है इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशनशिप यदि पता तो इजीली निकाल सकते हो। E इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, है कि नहीं? तो तुमको पूछा है रेशियो ऑफ द बल्क मॉडुलस टू द यंग्स मॉडुलस, के बाई ई का रेशियो पूछा है। तो के बाई ई इक्वल टू 1 अपॉन थ्राइस 1 माइनस 2 म्यू, दैट मीन्स 1/3 1 माइनस 0.5 हो गया। तो ये आ गया 1/3 इंटू 5 10 2/3 जो है आंसर बी। बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तुमको बेसिक रिलेशनशिप पता है, इजिली सॉल्व हो जाएगा। द लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए बॉडी इन टर्म्ड एज टोटल स्ट्रेन एनर्जी। टोटल स्ट्रेन एनर्जी यदि कोई भी बॉडी कितना स्टोर कर सकता है, स्टोर्ड इन ए बॉडी इज टर्म्ड एज। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी यदि बोलोगे यहाँ पे विद इन द इलास्टिक लिमिट जो होगा तो वो तुम्हारा प्रूफ रेजिलियंस होता है। विद इन द इलास्टिक लिमिट जो है वो प्रूफ रेजिलियंस होता है। ठीक है, ओके चलो, तो ये हो गया एंड ऑफ द क्वेश्चन। कोई भी यदि क्वेश्चन हो, मतलब आंसर जो भी मार्क किया उसमें कुछ क्वेरी हो या कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, ओके, थैंक यू।